हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। आशा है भाई आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके रेडियो ऑपरेटर की, हेड ऑपरेटर की, वर्कशॉप स्टाफ की या असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कितने फॉर्म भरे गए हैं एग्जाम में उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा दोस्तों इस एग्जाम के लिए हमारी क्या है स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टू द पॉइंट्स में किन बुक्स को रिफर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम देखिए नहीं है, तो जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके बारे में हम बात करेंगे और आपके सिलेबस के क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये तीनों एग्जाम जो दोस्तों है ना, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्चुअली इनका सिलेबस देखने में सेम लगता है, नो डाउट काफी हद तक ये सिलेबस पूरा सेम भी है, बट साइंस का जो पोर्शन है उनमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी मैं देखिए आपको बताऊंगा। बहुत से लोग यूट्यूब पे इसके बारे में बताया है, बट मुझे लगता है कि देखिए मैं जो चीजें बताता हूँ मैं थोड़ा सा मैं प्रॉपर एनालिसिस करके ही बात करता हूँ, मैं की नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद ही मैं इन सब चीजों को आपके पास में डिस्कस करता हूँ। मैं ऐसे नहीं वीडियो बनाता, मैं प्रॉपर वर्क उस पर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मुझे लगी, क्या डिफरेंस है, जो लोग ये चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब चूंकि इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़े, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कितने फॉर्म आपके भरे हुए हैं एग्जाम में। कंपटीशन बहुत कम है यार, बहुत कम इसमें कंपटीशन है, मैं आपको बताऊं। और खासकर मैं उन लड़कों को बोलना चाहूंगा जो कि हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं, जो हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं, मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। आप इस वैकेंसी के लिए यदि आप सीरियस नहीं हो रहे हो, हेड ऑपरेटर के लिए आप भाई आप सीरियस नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलने वाला। इतनी ज्यादा उसमें वैकेंसी भी है, लगभग 1000 वैकेंसी है। और मैं आपको बताऊं इसमें हेड ऑपरेटर में कितने लोग फॉर्म भरे, मैं आपको बताऊं हेड ऑपरेटर में ना अभी जो फॉर्म मुझे जो डेटा पता चला है मैं वो बता रहा हूँ आपको। लगभग 80,000 कैंडिडेट इसमें फाइनली रजिस्टर किए हैं, 80,000 लड़के इसमें रजिस्टर किए हैं, फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये असिस्टेंट ऑपरेटर की मैं बात करूं भाई, यदि असिस्टेंट ऑपरेटर की तो लगभग मुझे लगता है कि 3.5 लाख स्टूडेंट लगभग इसमें आपके वो किए हैं, क्या बोलते हैं, फाइनल सबमिट किए हैं। और रही बात वर्कशॉप स्टाफ की तो लगभग वही 75 के आसपास मैं बात कर सकता हूँ कि इसमें लड़के फाइनल रजिस्टर किए हैं, ठीक है। क्योंकि वर्कशॉप स्टाफ में देखिए वैकेंसी कम है, ठीक है, वैकेंसी कम है, बट हेड ऑपरेटर में भाई बहुत वैकेंसी है। और जो बच्चे मैं बता रहा हूँ कि जो हेड ऑपरेटर के लिए एलिजिबल थे और जिन्होंने फॉर्म भरा है, इससे अच्छा उनको मौका मैं बोल रहा हूँ उनको नहीं मिलने वाला, बता रहा हूं मैं, क्योंकि डिप्लोमा इसमें मांगा हुआ था या फिर आप अपर डिग्री आपके पास कोई है तो वो मांगा हुआ था। तो आप ये समझिए कि ये वैकेंसी यदि आपके हाथ से निकल गई ना तो बहुत कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा, आप ये समझ जाओ। इतना अच्छा इसका ग्रेड पे भी है, स्केल भी है, बहुत अच्छी यार चार्मिंग जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस है इस जॉब में। मैंने इसका एक आपको पता होगा, इसमें मैंने एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने 3 कॉलम में सारे वैकेंसी के क्या प्रोफाइल है मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। ये वैकेंसी आप बात मानो कि इतनी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है ना, आगे आप यदि फर्दर तैयारी करना चाह रहे हो या कुछ भी आप प्लान कर रहे हो तो आप इस वैकेंसी के साथ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी और आरामदायक नौकरी है भाई। मैं इसलिए ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ ना कि जब तक देखिए किसी की जॉब नहीं लगी रहती ना तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है, मुझे जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए। बट इन द एंड मैं आपको बताऊं जब आपकी जॉब लग जाती है कहीं ना तो फिर आपके दिमाग में आता है यार कि मैं कैसे उसमें सुकून मुझे मिले, मैं कैसे उसमें सेटिस्फाई ज्यादा मैं फील करूं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं रेलवे में था सेंट्रल रेलवे में 3 साल मैंने वहां काम किया है, 4200 ग्रेड पे थी उसकी, फिर भी मैं उस जॉब को छोड़ के मैं एज ए असिस्टेंट टीचर अभी ज्वाइन कर लिया मैं, ठीक है। क्यों मैं कर लिया, क्योंकि मुझे नो डाउट सैलरी मुझे अच्छी मिल रही थी, मुझे तो यहाँ पे 8-10 हजार रुपये कम सैलरी भी मिलती है, वहां से कम सैलरी यहाँ पे है, फिर भी मैं ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं अच्छा था। तो ये सब चीजें बाद में मायने रखती हैं, आप इन चीजों को अभी नहीं समझ रहे हो बट बाद में आप इन सब चीजों को समझोगे। तो वैकेंसीज पे यार आप इसकी फोकस करो। 80,000 लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, मतलब फाइनल फी जो बच्चों ने सबमिट किया 80,000 के आसपास है, ठीक है। तो बहुत मतलब कंपटीशन नहीं है, 1000 लड़के यदि इस फॉर्म मतलब टोटल यदि वैकेंसी है 80,000 लड़के आपके फाइनल सबमिट किए हैं। मैं बताऊंगा अभी आप देखिएगा इसमें 60,000 50,000 के आसपास इसमें केवल एग्जाम देने जाएंगे। तो कंपटीशन ही यहाँ पर क्या है, 50 टाइम्स लोगों से है, कुछ नहीं है। आप इस एग्जाम पे फोकस करो, निकाल के निकलो भाई, बता रहा हूँ। आप इसमें ज्यादा मैं आप फंसो मत इन सब चीजों में आप जो मौका आया है उसको एकदम पकड़ लो एकदम। अब समय बता रहा हूँ, आप करते रह जाओगे, तैयारी की कोई सीमा नहीं है भाई, आप करते ही रह जाओगे, टाइम बहुत निकल जाएगा। इस एग्जाम पे एकदम दिलो जान से लगा के आप लग जाओ। खासकर मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो अभी देखिए, मैं सारी स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बट मैं
हेड ऑपरेटर वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, जो बच्चे भी हेड ऑपरेटर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, जो कि इसमें डिप्लोमा मांगा था। एक आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, जो भी लड़के डिप्लोमा किए हुए हैं, नो डाउट यदि वो डिप्लोमा के यदि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी टेक्निकल फील्ड की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन टेक्निकल की तैयारी करते हैं। अब सोचो, आप जो बच्चा टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, नो डाउट इस पूरे सिलेबस का, आप हेड ऑपरेटर का आप सिलेबस देखोगे तो पूरा नॉन टेक्निकल टॉपिक है, मैक्सिमम पूरा नॉन टेक्निकल टॉपिक है, और साइंस दे रखा है, तो डजंट मैटर, बहुत ज्यादा नहीं वो मैटर रखता है। तो हेड ऑपरेटर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लड़के हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी नॉन टेक्निकल सेक्शन कवर करने में। जो लड़का नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा था, या फिर वो यूपीएसआई का एग्जाम अभी दिया है, या फिर और किसी एग्जाम के यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्जाम में। और ये एग्जाम मैं बता रहा हूँ कि आप एकदम इसको आप पकड़ सकते हो, ये आपके हाथ में है ये एग्जाम, आप ये जान जाओ। मैं बता रहा हूँ, आप बस जो चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, आप उतना ही फॉलो करो। अब मैं बता रहा हूँ, अब एक चीज मैं आपको देखिए और बता देना चाह रहा हूँ, ये वीडियो में सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मुझे नहीं था, बट मेरे लिए वो एक लड़का भी मायने रखता है यार, जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट होता है। जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। केवल एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, मैं सही बताऊं तो उसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए रहता है। मैं चाहता हूँ एक बच्चा भी यदि पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़े, उसका सिलेक्शन होगा भाई, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आप जिन जिन चीजों के बारे में इस बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स पे आप फोकस करो। जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हेड ऑपरेटर के लिए, जी जान लगा दो। मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आपके हाथ में है, आप लगा दिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। कंपटीशन नहीं है कुछ इस वैकेंसी में। असिस्टेंट ऑपरेटर में थोड़ा बच्चे फॉर्म भरे हैं, नो डाउट इसमें थोड़ा कंपटीशन रहेगा। वर्कशॉप स्टाफ में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहेगा, बट ये तो भाई बहुत ही अच्छा है, जिनके हाथ में है, मैं बता रहा हूँ आप इसको लेके निकल जाओ। और एक चीज और बताऊंगा, असिस्टेंट ऑपरेटर में नो डाउट बच्चे बहुत से फॉर्म भरे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे फॉर्म भरे हैं, बट इसमें एज का क्राइटेरिया था 18 to 22 के आसपास। तो आप ये समझ जाओ कि इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे नहीं हो जो बहुत ज्यादा अभी तक पढ़ाई की है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन में थे। सब बच्चे वैसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन में नहीं होंगे, जो प्रॉपर कहीं कोचिंग वगैरह बहुत अच्छे से भी नहीं किए होंगे। तो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी आप अच्छे से तैयारी करके निकल सकते हो, ठीक है। देखिए, ये जो दोस्तों मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो सिलेबस है उसके बारे में भी जो की पॉइंट्स मैं बताऊंगा। आपको बुक्स और प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। क्या डिफरेंस है तीनों के सिलेबस में, लिटिल डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं वो उस बारे में भी आपको डिस्कस कर दूंगा। देखिए, बहुत से लोगों ने इसको बोल दिया है कि आप तीनों की एक सिलेबस है, बहुत से यूट्यूबर ने बोल रखा है, लेकिन यार तीनों का एक्चुअली मैं बताऊं एक सिलेबस नहीं है। मैं बोलूंगा कि मेंटल एबिलिटी ठीक है, रीजनिंग लगभग वही है, हिंदी वही है, ठीक है, सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, बट जो ये साइंस वाला टॉपिक है ना यार, ये डिफरेंट है, ये तीनों में डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हो सकता है पॉइंट्स मैच करेंगे आपके उनके सिलेबस से, बट क्वेश्चन के लेवल तो एकदम अलग रहेंगे। एक तो सिलेबस में भी डिफरेंस है, तीनों के साइंस का जो सिलेबस है ना डिफरेंट है, ठीक है। और यदि कोई टॉपिक मैच भी करता है तो क्वेश्चन के लेवल में काफी डिफरेंस रहेगा। तो आप ये समझो साइंस डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं हेड, अब देखिए जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उनको अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, इसमें जो दोस्तों साइंस आएगा वो अच्छे लेवल का थोड़ा सा आएगा। मैं बोल सकता हूँ कि 10th लेवल का, 10th के अपर लेवल का इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा घुसना नहीं है साइंस में। आप चीजों को देखिए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आप नहीं देखोगे तो इन द एंड क्या हो जाएगा, आप पढ़ते रह जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे आप काम करना देखो, सीखिए। यदि एग्जाम ये जून में होना है, अभी आपका टाइम क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है लास्ट ईयर, अप्रैल में आपके पास 2-2.5 महीने हैं। 2-2.5 महीने में आप साइंस के लिए एनसीईआरटी और बड़ी बड़ी बुक्स और किताबें आप पढ़ने लगोगे ना साइंस तैयार करने के लिए, हो नहीं पाएगा भाई। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। आप बात को समझो। इसके लिए आप एनसीईआरटी उठा के बहुत पढ़ने लगे ना तो आप कर नहीं पाओगे। 2-2.5 महीने में चीजें होती नहीं है। अब कोई किताब मैं आपको बता दूं, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी? यार एनसीईआरटी कम से कम 5 से 6 बार आपको पढ़नी पड़ेगी, उनको पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या 2-2.5 महीने आप केवल साइंस ही पढ़ोगे? ये कौन पढ़ेगा भाई? ये कौन पढ़ेगा? ये भी तो आपको पढ़ना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से आप काम करो। 2.5-3 महीने का समय है मैक्सिमम, आप उनके हिसाब से काम करो। आपको लगेगा, बहुत से लोग बता देते हैं यार पढ़ लोगे यार हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक किताब कम से कम 5 से 6 बार यार पढ़नी पड़ती है एग्जाम के लिए, नहीं तो आपके एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शंस में कंफ्यूज रहोगे, गलत करोगे और कुछ मतलब नहीं है, इन द एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता है। बहुत ज्यादा किताबों में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो आपके उन पे फोकस करिए, ज्यादा मत घुसिए। मैं जो बता रहा हूँ बस आप उन पे पॉइंट पे आप फोकस करिए। जो मैं कह रहा हूँ भाई आप वही केवल पढ़िए।
बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, समय के हिसाब से काम करना आप सीखिए। नहीं करोगे समय बीतता जाएगा, ऐसे एग्जाम देते रह जाओगे और कभी आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, सिलेबस मैंने बता दिया हूं। देखिए क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा? वर्कशॉप जो स्टाफ की जो वैकेंसी है दोस्तों 10th जो एलिजिबल है उनके लिए है, ये जो वैकेंसी है 12th वालों के लिए है, 12th एलिजिबिलिटी थी, और ये जो वैकेंसी थी इसमें डिप्लोमा एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो दोस्तों ये जो दोनों वैकेंसी है ना, इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हिंदी, ये तो आपको मैं मान सकता हूँ सेम लेवल का आ जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों पेपर में भी दोस्तों साइंस में डिफरेंस रहेगा। आपके हेड ऑपरेटर में साइंस थोड़ा और अच्छे लेवल का आएगा, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, अच्छा वर्कशॉप स्टाफ की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये और ये जो आएगा ना क्वेश्चन, इनका लेवल जो रहेगा इन दोनों से कम रहेगा, इन दोनों से इनका लेवल कम रहेगा, नीचे रहेगा। और साइंस तो इसका सबसे आसान रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप चीजों का डिमांड समझो। जो लड़का वर्कशॉप स्टाफ के लिए फॉर्म भरा है, वो साइंस 11th 10th या 10th का नहीं चक्कर में पड़ेगा, उसे 8th तक का साइंस पढ़ना है। केवल वर्कशॉप स्टाफ वाले 8th तक का साइंस पढ़ो, क्लास 8 तक का, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हो, आपको मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 9th 10th तक का पढ़ो, 9th 10th तक का पढ़ो, इससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, इससे ऊपर मत जाओ आप। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, इनको मैं बोलूंगा 10th तक की तैयारी तो आपकी अच्छी रहनी चाहिए, प्लस आपकी 11th 12th की क्या चीजें करनी है वो आपकी जो सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्टली जो टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, जो की पॉइंट्स होते हैं उन पे आप फोकस करो। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको बहुत कंसाइसली पढ़ो, जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको आप पढ़ो केवल। उनमें भी क्या है, ऐसी चीजें नहीं कि आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करो दोस्तों जो कि आपके क्या हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपके होते हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करो। बहुत कॉन्सेप्चुअल टफ क्वेश्चन के चक्कर मत पढ़ो, टफ क्वेश्चन जिनको करना है उनको करने दो, वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जो टफ क्वेश्चन के चक्कर पड़ेगी। आसान क्वेश्चन पे और मीडियोकर लेवल की जो क्वेश्चन है भाई, आप उस पे अपना कमांड करिए, बहुत ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन पे आप कमांड मत करिए। मैं साइंस में आपको बताऊंगा, जो हेड ऑपरेटर के लड़के हैं, आप 10th तक की जो साइंस है, आप यदि उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से, 10th तक की तैयारी जब आपकी हो जाएगी, तब आप कुछ 11th के बारे में 12th के बारे में सोचिएगा, मत पढ़िएगा 11th 12th में। आपको बता रहा हूँ, जो भी बंदा जो भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दीजिए, अभी टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर सके। प्लस आप क्लास 10 तक की जो तैयारी है ना भाई, आप हेड ऑपरेटर के लिए आप 10 तक का साइंस अच्छे से तैयार आप कर लीजिए, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। और हाँ, न्यूमेरिकल भी आपको तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बट वो न्यूमेरिकल कैसे होने चाहिए, फार्मूला बेस्ड होने चाहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जो कि फार्मूला आप पुट करो आपका आंसर आ जाए, फार्मूला पे पुट करो आंसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। कौन से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हेड ऑपरेटर पे आप ये समझ जाओ। मैं अभी पहले मैं साइंस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो जीके और साइंस वाला जो आपका सेक्शन है, जो आपको तीनों पेपर में आता है ना, मैं आपको बता दूं ये एक अच्छा वेटेज रखेगा। इसमें जो साइंस वाला जो पोर्शन है ना, वो इस एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आता है, जीके के कंपेरिजन में साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। और ये ऐसा पोर्शन है कि जीके क्या है, जीके का कोई अंत नहीं है। आप इसमें पॉलिटी भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, बट इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी होगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी दोस्तों क्या है, आपको फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। चीजों को समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ज्यादा दिमाग फिजिक्स पे लगाना है। केमिस्ट्री में आपको बहुत रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर आप केवल काम करिए। साइंस मैंने बता दिया कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कि हेड ऑपरेटर के लिए 10th लेवल जब पूरा तैयार हो जाए 10th लेवल अच्छे से, तब आप कुछ आगे बढ़िएगा। कुछ 11th का मत उठाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 11th का मत पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाइए 11th के चक्कर में। अभी 10th तक की तैयारी करिए केवल अच्छे से। असिस्टेंट ऑपरेटर में भी जो लड़के हैं, जो असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं, 8th तक की तैयारी अच्छे से कर लें। जब वो हो जाएगा तब आप 9th और 10th का छूइएगा। 8th तक का हो जाए तब 9th 10th पे आप जाइएगा असिस्टेंट ऑपरेटर वाले। रही बात वर्कशॉप स्टाफ वाले लड़के, क्लास 8 से ऊपर की साइंस मत पढ़ाना, इससे ऊपर पढ़ना ही मत। मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो भाई, मैं जो बता रहा हूँ बात को समझो बस। वर्कशॉप स्टाफ वाले 8 से ऊपर वाले का साइंस मत पढ़ाना। साइंस में मैंने बात बता दिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा साइंस के लिए बुक्स भी मैं इसी समय आपको बता देता हूँ। बुक्स में दोस्तों देखिए, साइंस वाले जो लड़के वर्कशॉप स्टाफ के हैं या असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं, मैं उन दोनों के लिए, हालांकि मैं ये तीनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पहले मैं तीनों के लिए बोल रहा हूँ। जो दोस्तों लूसेंट की आपकी सामान्य ज्ञान वाली किताब है, एक सामान्य विज्ञान की आती है किताब, एक सामान्य ज्ञान की किताब आती है। सामान्य ज्ञान वाली किताब से वर्कशॉप स्टाफ वाले
पूरी किताब साइंस वाले अच्छे से कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेना, बायोलॉजी का तो सेक्शन ऐसा कुछ बहुत नहीं है उसमें, तो ये पढ़ लेना, वो कर लेना। असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भी क्या करना, उसका साइंस वाला सेक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको आप कर लेना। असिस्टेंट ऑपरेटर वाले, हेड ऑपरेटर वाले भी सामान्य ज्ञान वाली किताब से आपका जो साइंस वाला सेक्शन है लूसेंट्स की किताब से कर लेना। ये जब आपका भाई बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छा प्रिपरेशन हो जाए, इन पे आप क्या करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस भी आप कर लेना। उसके बाद मैं बताऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो एसएससी के जो घटना चक्र आती है उनका आपको, आपके पास यदि बुक हो तो प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप इनके लिए प्रैक्टिस कर लेना। देखिए बहुत बड़ा नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा समय नहीं लगता, आप पूरा पढ़ लियो, 2 से 3 दिन लगेगा, पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा है बोलने बट है नहीं। साइंस यार लूसेंट में इतने में दे रखी है, मुश्किल से 35 से 40 पेज में, पूरी 50 पेज में वो साइंस दे रखी, पढ़ के खत्म कर दो यार। 35-40 पेज क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये आपका हो जाएगा, आप पढ़ लो। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जब आपका हो जाएगा, जो भी बच्चे हैं हेड ऑपरेटर वाले हैं, मैं जब उनके लिए भी एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपका 10th तक का हो जाएगा तैयार, साइंस हो जाए तैयार, तो अरिहंत की हैंडबुक करके आती है, आप एक बार मार्केट में देख लेना, आपको अच्छी लगेगी तो लेना, अदरवाइज मत लेना। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस आपका 10th तक की तैयारी होनी चाहिए। 10th तक की आपकी साइंस वाला जो आपके सिलेबस में दे रखा है एज इट इज, उस पॉइंट को ही आपको तैयार करना है, बहुत अंदर नहीं घुसना है, पहले वो तैयार हो जाए फिर कहीं जगह दिमाग लगाना, ठीक है। साइंस आप ऐसे कर लोगे, मैंने आपको बुक्स भी बता दिया, लूसेंट आपकी बेस्ट बुक है, आप उससे आप एकदम अच्छे से आप बढ़िया से कर लो कंप्लीट उसको। हेड ऑपरेटर वालों को मैं बता दिया हूँ, पहले लूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक कर लो, उसके बाद आप जैसे आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास यदि इसकी साइंस वाली बुक है, आपके पास एनसीईआरटी की 9th 10th की है, 8th की है, 7th की है, तो ये बुक्स आप पढ़ने की कोशिश करो। 11th 12th में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो भाई, 8th तक की, 9th की, 10th की, इन सबको पढ़ने की कोशिश करो, पतली पतली बुक्स होती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। और लूसेंट जब आप पढ़ लोगे ना तो वैसी भी चीजें आपको आती रहेंगी। और हेड ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं, हेड ऑपरेटर वाले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, लूसेंट की जो आप कर लेना, जब जो मैं चीजें बताया हूं, आप जब कर लेंगे आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम है, तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान वाली भी किताब आती है, आप उसको भी थोड़ा सा देख लेना। ये क्या होगी, आपके नॉलेज में क्या होगा, ये ऐड अप करेगा, ये सब चीजें जो होती है ना, जो ऐड करेंगी आपके नॉलेज में, ये इन द एंड आपको फायदा करता है। इसके बाद देखिए, हिंदी के लिए मैं बताऊं दोस्तों, हिंदी के लिए भाई सबको पता है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है, लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बस लेके आओ मार्केट से, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है एज इट इज पढ़ के खत्म करो इसको। अब पहले ये बता दे रहा हूँ, एक किताब पे फोकस करना, पहले या लूसेंट पढ़ना या आदित्य पढ़ना, एक किताब पढ़ना, 5 से 6 बार पढ़ लेना, वो एकदम याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब दूसरी किताब उठाना, कोई एक चूज करके पहले तैयार करो। हिंदी बता दिया, साइंस बता दिया, जीके में भाई जो आपके सिलेबस में मेंशन है कि लूसेंट उठा के सामान्य ज्ञान वाली पढ़ लो, इसके अलावा ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ और करने के चक्कर मत पड़ना। कुछ क्वेश्चन करना है तो एसएससी घटना चक्र वाली ले आके उससे प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। एप्टीट्यूड, अच्छा एक चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये तो देखिए क्वांट वाला सेक्शन है, ये जो सिलेबस में मेंशन है, और ये जो मेंशन है, और ये जो मेंशन है, आपके सिलेबस में एक्चुअली 3-4 पार्ट में करके रहे हैं। ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिखा है ना, ये भी आप एक्चुअली में आपका रीजनिंग है। एक तो रीजनिंग ऑलरेडी नाम दे के लिख रखा आपके सिलेबस में, वो भी रीजनिंग है। आईक्यू टेस्ट एक दे रखा है, वो भी आपका एक्चुअली में रीजनिंग है। तो ये आपका जो सिलेबस दे रखा है, अरिहंत की बुक भी आती है इसकी, ठीक है, रीजनिंग की, आप उसको देख लीजिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, तो आप देख लीजिएगा, वो आपको यहाँ से कवर करना है। वो ये क्या है, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, एक मेंटल एबिलिटी है, एक मेंटल एप्टीट्यूड है। मेंटल एबिलिटी जो है, जो 3rd पार्ट में दे रखा है वो भी रीजनिंग है, आईक्यू टेस्ट जो है वो भी रीजनिंग है, और जो रीजनिंग नाम से दे रखा है वो भी रीजनिंग है। मेंटल एप्टीट्यूड जो है, जो भी बच्चे यूपीएसआई वगैरह का एग्जाम दिए उनको पता होगा, आप थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर इसके मिल जाएंगे आपको, आप सर्च करोगे, छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 लेक्चर में जो कंप्लीट कर दिया हो पढ़ के खत्म करना है इसको, ठीक है। एप्टीट्यूड का क्वांट का जो सेक्शन हो गया, अरिथमेटिक के ही मोस्टली सारे टॉपिक दे रखे हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पे नहीं जाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, आप आर एस अग्रवाल की या राकेश यादव सर की बुक्स आती है, उनको आप मार्केट से लेके जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा लेवल अच्छे लेवल नहीं आता, छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में जो दोस्तों इसके पहले यूपीएसआई का और एएसआई का पेपर हुआ था, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, उसका आप पेपर लेके आइए प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके पहले का नहीं, 2015-14 में जो एग्जाम हुआ उनके पेपर नहीं,
जो ऑनलाइन एग्जाम आपके इसके पहले हुए थे 2017-18 वाले पेपर, ठीक है, वो, और इस बार जो भी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ उसका भी आपको हो सकता है अभी कुछ दिनों में उसका कंपाइलेशन आपको मार्केट में आ जाए। टॉपिक वाइज लाइएगा, वो पेपर जरूर टॉपिक वाइज आप लाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ उस पेपर से मैथ्स का जो सेक्शन है जो अभी पेपर में आया हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम में हुआ है, वो पूरा प्रैक्टिस करिए, उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। आप आपको यदि पहले से एप्टीट्यूड पढ़े हैं कहीं पे तो आप उन्हीं से केवल प्रैक्टिस करिए और कहीं से नहीं, जो आपके पेपर में आए हुए हैं यूपीएसआई में। तो मैथ्स वहां से आप प्रैक्टिस करिए, वहीं से रीजनिंग भी उसी बुक से आप प्रैक्टिस करिए जो भी घटना चक्र या कोई पब्लिकेशन निकालता है। ये जो प्रैक्टिस है ना आपको वही करना है। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में लिख दिया दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन जो भी पेपर हुए हैं यूपी पीआर पीवी के, उत्तर प्रदेश जो आपके प्रोन्नत बोर्ड है जिन्होंने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया है ऑनलाइन इधर के 3-4 सालों में, उन्हीं के पेपर आप ले लो, रीजनिंग प्रैक्टिस करो, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, साइंस भी जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रैक्टिस करो, जीके भी जो आए हैं उनसे कर लो। वो प्रीवियस ईयर आपका एकदम रटा होना चाहिए, वो आप एकदम अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सब चीजें मैंने देखिए लगभग बता दिया है। एक चीज मैं कंक्लूजन में आपको बता दे रहा हूं एक बार फिर से, मुझे लगता है मैं यहाँ बहुत सी चीजें बता दिया था तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। दोस्तों जो वर्कशॉप स्टाफ वाले हैं जो लड़के, साइंस में क्लास 8 तक का केवल साइंस पढ़ लीजिए, आपके पास बुक हो तो एनसीईआरटी आप लेके क्लास 8 तक की पढ़ लो, और आपका जो लूसेंट दे रखा है सामान्य ज्ञान वाली उससे पढ़ लो। और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले मैं बता दूं, इससे आप क्या करना है, आपको भी लूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली किताब लेनी है, वो पढ़ लेनी है। क्लास 8th 9th 10th आप जहां 8 तक तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी 6 7 8 की पढ़ लो, और उसके बाद आपको जैसे टाइम परमिट कर रहा है 9th और 10th के भी एनसीईआरटी कोशिश करना पढ़ने की, ठीक है। और हेड ऑपरेटर वाले क्या है, इनको भी क्या करना है, लूसेंट की सामान्य ज्ञान पूरी पढ़नी है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि 6 से लेके 8 तक की 10 तक की जो एनसीईआरटी आपकी दे रखी है साइंस की, आप उसको पढ़ लो। देखिए बहुत पतली पतली बुक होती है, 2-2 दिन में आपकी 6 7 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, और एक बार पढ़ने के बाद हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे आप। तो ये कर लेना। 11th की फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में जो भी आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है आपको, 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब 10th तक के अंदर ही आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस मैंने बता दिया, इस बुक से भी कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, घटना चक्र का भी प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन लेके आप पढ़ सकते हो, एसएससी का, या घटना चक्र क्या है, स्टेट पीसीएस का भी 1 लाइनर निकालता है, वो भी आप लेके प्रैक्टिस करते हो। बट ये कब करना है, जब ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताया ये तैयार हो जाएंगी तब करना है, ठीक है दोस्तों। जो बात बताया हूं आप उसको एज इट इज फॉलो करो। 2-2.5 महीने या 3 महीने बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। सब सिलेबस के हर टॉपिक को कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा अंदर मत घुसो, ऊपर से हर टॉपिक को तैयार करके खत्म करो, ठीक है। जैसे बताया उस तरीके से आप करो, आपको मैं बोल रहा हूँ आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक बार इन सब चीजों को आप फॉलो करो, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। आपको मुझे वीडियो मेरा अच्छा लगे तो और भी लोगों को आप शेयर करो, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।